हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है 9 फरवरी 2021। 9 फरवरी 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आए होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे तथा उनका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाओ, प्लीज़ इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ें। क्योंकि जो मेन एक आर्टिकल होगा जिसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे तथा मैंने उसकी हिंदी पीडीएफ भी दे रखी है, हिंदी में उसे लिख भी रखा है, नोट डाउन कर रखा है हिंदी में, आप उसे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जो न्यूज़ है। तो पहले देखते हैं कि सेंट्रल ने स्टिल ओपन टू टॉक्स विद फार्मर्स सेज मोदी। मतलब मोदी जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि एमएसपी विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स, पीएम टेल्स राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में मोदी जी ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो क्या है, बलपूर्वक अभी जो है वो चालू रहेगा और आगे भी ये बंद होने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री द्वारा यही बात बोली गई है। तो देखिए अब आगे क्या फार्म स्टेप लेते हैं, उस केंद्र सरकार क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले हैं। तथा अभी कल एक वहाँ अमेरिका में एक फुटबॉल मैच चल रहा था, जहाँ पे बहुत बड़ी लीग है वो, वहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है, जहाँ पे 30 सेकंड के ऐड के रूप में जो हमारे इंडियन फार्म, जो यहाँ पे भारत, जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसे भी दिखाया गया है। तो इस तरह से देखिए, ये जब दूसरे देश बोलेंगे तो संप्रभुता का मामला हो जाता है, क्योंकि देश के आंतरिक मुद्दा है और इस पर किसी बाहर के देश को उंगली नहीं उठानी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के भी आई, वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बात ये है कि चाइना ने अभी जो हमारा जाफना द्वीप है, जो श्रीलंका और भारत के बीच है, तमिलनाडु से 50 किलोमीटर दूर, आप मैप में जाकर जरूर देखना वो पोर्शन, मैं इस पीडीएफ में से ऐड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप मैप में जाना, सर्च करना जाफना द्वीप। जाफना द्वीप जब आप सर्च करोगे जाफना, तो वहाँ से देखोगे तमिलनाडु से जो 50 किलोमीटर कोस्टल दूरी पे चाइना को श्रीलंका ने एक द्वीप, वहाँ एक जगह सौंप दी है, जहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो राजपक्षे जी हैं, जिन्होंने अभी वहाँ पे एक सरकार बनाई, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका में, तो उनके लिए, उनके वो क्या है, वो चाइना के छाते में रहते हैं, चीन के छाते में वो जाके छुपे रहते हैं और वहीं से वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था, ईसीटी से जो ईस्टर्न जो उनका टर्मिनल था, जो उनका पोर्ट का जो टर्मिनल बना रहे थे जापान, इंडिया और श्रीलंका मिलके, वहाँ से श्रीलंका पीछे हट गया। तो इस तरह से जो हरकतें कर रहा है, अभी बांग्लादेश की बात कर छोड़ दें, बांग्लादेश और भूटान की, तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब चारों जगह जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे क्या है, चीन जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जो ये वाला आर्टिकल है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इंडियन डिलेमिया, मतलब डिलेमा, यहाँ पे ये बात की गई है कि जो चाइना है वो ह्यूज लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यांमार में, जबकि भारत ने क्या किया है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट जो है उनका क्या है, उसके कंपैरिजन में 1/4 से भी कम है। तो जबकि भारत का जो पड़ोसी देश म्यांमार है, जहाँ पे आपको अभी पता है कि तख्तापलट हुआ है, वहाँ पे जब ऐसी हरकतें चीन द्वारा की गई, मतलब आधारभूत संरचना में हरकतें, क्या बोला जाता है, वो तो अपने फ़ायदे के लिए किया है, लेकिन भारत को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे ऐसी चीज़ों को, अब वो जो रणनीति बनाएगी भारत सरकार, वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रभावी होनी चाहिए। क्योंकि चीन जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त है, विकसित देश की सूची में है, लेकिन उसने अपने आप को विकसित देश का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि अगर वो विकसित देश का दर्जा पा जाता है तो वर्ल्ड बैंक में उसे सब्सिडी मिलनी बंद हो जाएगी। तो यही बात है, चाइना हर तरह से फ़ायदा लेता है। और मैं ये जो ग्राफ है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा है, चाइनाज इंगेजमेंट ऑफ म्यांमार इज़ फार मोर इंटेलिजेंट दैट इंडियाज ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। मतलब क्या है, हर क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा निवेश किया है, इंडिया से ज़्यादा, मतलब इंटर रेंज्ड, मतलब क्या है कि बहुत ऊपर तक ही पहुँच चुका है। देखिए जैसे चाइना 2014 में जो था, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, जो $1 मिलियन में था, उसने किया था लगभग 9,000 मिलियन डॉलर। और इंडिया ने कितना किया, भारत $1 मिलियन भी नहीं किया, $1 मिलियन किया है। अब वो 2015 में उसने कितना किया है, 9.5 किया है, तो इंडिया एक से भी कम किया है, $1 मिलियन से भी। 2016 में उसने $8 मिलियन की 8,000 मिलियन डॉलर किया है।
और भारत ने कितना किया है, भारत का अपना एक हज़ार मिलियन डॉलर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये भारत क्या है, म्यांमार में बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरह से देखिए, पहली बात कि म्यांमार की सीमा जो है वो 4 देशों से लगती है। रोहिंग्या वाले इशू पे बहुत बड़ा ये फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर भारत को अपनी जो कूटनीति है उसे और मजबूत करना होगा, और इसके लिए आगे एक ऐसी कूटनीति या रणनीति बनानी चाहिए जिससे ये पड़ोसी देशों के साथ मतलब क्या हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्योंकि हम आर्थिक रूप से अशक्त हैं अभी चीन के अपेक्षा। चीन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी जो जीडीपी है वो 14-15 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारी 2-3 ट्रिलियन डॉलर है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन के, इसलिए क्या है कि छोटे में इंडिया को मैनेजमेंट करना है, वही मैनेजर होता है, बढ़िया मैनेजर होता है जो कम में अच्छा मैनेजमेंट कर सके। तो ये आज के लिए इससे रिलेटेड था। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप इन द जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। मतलब देखिए, यहाँ पे बात अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही थी, अब यहाँ पे आर्टिकल आया है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यहाँ पे देखिए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा, तो मतलब क्या, सार्वभौमिक मतलब सबको उपलब्ध होगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले तो अब सबको तो दे नहीं पाएंगे, अब जो गरीब है उनको ही डिसाइड करें इसमें। तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कौन कौन इसके अंदर आएगा। पहले ये डिसाइड करना किसको हम इस जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है इसको इसके अंदर लाएंगे, और हम क्या क्या सर्विसेज देंगे, क्या क्या सेवाएं देंगे इसमें, कि जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो बेहतर हो सकें। और जो कॉस्ट होगी, जो हमारी लागत होगी इसकी, वो क्या होगी, मतलब किसको कवर किया जाए और किसको क्या किया जाए, कौन सी सेवाएं दी जाएं, और इस सेवाओं की कॉस्ट क्या होगी। तो 3 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला कि जो सिटीजन हैं वो क्या करते हैं, बिना फाइनेंशियली सपोर्ट के किसी भी देश के वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज। क्योंकि देखो, अगर मान लो 80% जो देश का नागरिक है वो खर्च करता है, तो सरकार को कम से कम 20% तो करना ही चाहिए, जिससे क्या हो, यूनिवर्सल हेल्थ केयर पहुँचे। ये जरूरी नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से फ्री ही दे। अगर आप जाते हो कहीं इलाज कराने, मान लो कोई भी गया, तो आप ऐसी योजना चलाएं जिसमें 50% अगर आप आर्थिक रूप से इनको बना दो, आर्थिक रूप से डेटा तैयार करो कि हाँ, अगर आपकी इनकम 3 लाख एनुअल से कम है तो आपको हम 60% देंगे, मतलब 60% सरकार देगी, 40% आप अपने खर्च का वहन करिए। तो इस तरह से योजनाएं बनानी चाहिए जो कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग हो। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 है, इसके अंतर्गत भी इसे रखा गया है गुड हेल्थ एंड वेलबींग को कौन से स्थान पे, नंबर 3 पे रखा गया। पहले पे क्या है, नो पॉवर्टी है, दूसरे पे जीरो हंगर है, तीसरे पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, चौथे पे आपका क्वालिटी एजुकेशन आता है, पांचवें पे जेंडर इक्वलिटी आती है, छठवें पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आता है, सातवें पे आपकी क्लीन एनर्जी आती है। तो इस तरह से जो 17 गोल है उसमें कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। और इसके अंतर्गत देखिए ये बताया गया है कि 20 साल पहले जो थाईलैंड था, जितना आज हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जीडीपी का पर कैपिटा जो खर्च करती है, उतना वहाँ के लोग 20 साल पहले कर रहे थे, जबकि थाईलैंड बहुत छोटा देश है। आज हम मतलब सोचो आप कितने पीछे हैं उनसे, मतलब जो 20 साल पहले वो खर्च कर रहे थे अपनी हेल्थ सिस्टम पे, जो वहाँ का पर कैपिटा जीडीपी, जो जीडीपी का पर कैपिटा होता है, मतलब एक आदमी जीडीपी का, अब टोटल जीडीपी मान लो 1000 है, मैं समझा देता हूँ, 1000 जीडीपी है, जितनी पॉपुलेशन है 1000 में डिवाइड करो, जो आएगा वो पर कैपिटा होगा। तो पर कैपिटा जीडीपी जो वहाँ पे खर्च हो रहा था, उतना आज हम कर रहे हैं, वो 20 साल पहले करते थे। सब चीज़, थाईलैंड छोटी कंट्री है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत को क्या करना चाहिए, राइटर ये बोल रहे हैं कि भारत को कोविड-19 से सीखना चाहिए, क्योंकि जो हालत हुई है अभी, क्योंकि प्राइवेट में आपने देखा ही क्या बुरी गति हुई थी, पैसा लूट रहे थे खूब दबा के, जो पैसे वाले थे वही जा सके प्राइवेट अस्पताल में। और दूसरी बात ये भी था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने बीमा ले रखा था, इन्होंने कोविड-19 का एक फर्जी का बीमा बना दिया, जिसमें इन्होंने 2500-3000 रुपये ज़्यादातर लिए। अब जो 10,000 दे रहा था वो 12,500 रुपये, मतलब इन्होंने प्रीमियम राशि जो भुगतान की थी, जो बीमा में आपको मंथली पे करना होता है, उसमें 25 से 50% तक इंक्रीज कर दिया, बोला कि कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस है। तो मतलब इस तरह से इन्होंने लूटपाट की, बहुत बुरी तरीके से लूटा लोगों को।
तो इसके बाद गवर्नमेंट को संभल जाना चाहिए कि अब आगे ऐसा कोई सिस्टम लाए जिससे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उससे लड़ सकें। और यूनियन जो ये बजट में क्या हुआ, जो हमारा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा 2021-22 के लिए 73,932 करोड़ रुपए दिए गए, मतलब जो कि 10% का इंक्रीज था। ये तो अच्छी बात है, 73,932 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। और उन्होंने 64,180 करोड़ रुपया 6 साल की जो हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना थी उसके लिए दिया। मतलब जो 64,180 करोड़ था उन्होंने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दिया। अब आप इसे जाके सर्च करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी अभी आई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इन्होंने 50 करोड़ गरीब लोगों को पहले से ही कवर किया है। मतलब जो इन्होंने आयुष्मान योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें पहले से ही 50 करोड़ गरीबों को क्या है कवर कर रखा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कोविड-19 के समय उस 5 लाख रुपए का कितनों को फ़ायदा मिल पाया जो आप भुगतान करें, क्योंकि अस्पताल जो थे उन्होंने बहुत सारा इस योजना में फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी बिल बना के इन्होंने बहुत पैसा सरकार से ले लिया। तो आपको निगरानी प्रणाली जो है आपकी ऐसे चीज़ों पे निगरानी रख सके, या कोई ऐसा सिस्टम आप बनाओ जिससे क्या करे वो सीधे भुगतान किससे लें, सरकार से लें, या तो वो पैसा वो सीधे ट्रांसफ़र, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम रहे जिससे ये जो भ्रष्टाचार वाली जो संलिप्तता इन्होंने प्राइवेट निजी अस्पतालों जो अटैच्ड है आयुष्मान योजना से, इन्होंने फर्जी बिल बना के बहुत पैसा कमाया। तो ऐसी व्यवस्था बनाओ जिससे इन्हें मतलब जब तक ग्राहक को ये लाभ न दे सके, जो 5 लाख उस गरीब को ये स्वास्थ्य सुविधाएं न दे सकें पूरी तरीके से, तब तक इन्हें 1 रुपया भी पेमेंट न हो पाए। तो कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरह की जो होनी चाहिए रणनीति होनी चाहिए आगे को लेकर के। अब बात कर लेते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो इसमें क्या है 5 लाख प्रत्येक परिवार को 1 साल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत इन्होंने कितने लोगों को कवर किया है, इसके अंतर्गत इन्होंने 10 करोड़ 74 लाख लोगों को कवर किया है जिन्हें 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और फिर इसके बाद और जो ये है पूरे देश में लागू होती है, और बस पश्चिम बंगाल में नहीं लागू है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो हमारे ममता दीदी हैं वो इसके खिलाफ रहती हैं। और इसके अंतर्गत 85% जो ग्रामीण परिवार हैं और 60% जो शहरी परिवार इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं। और ये योजना थी, आप बताओ किस ईयर में लॉन्च की गई, मैं डेट बताता हूँ, 25 सितंबर को लॉन्च की गई है। और ये भी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनकी जन्म जो एनिवर्सरी थी उस पर ये लागू की गई है। लेकिन आप बताओ किस साल में ये लागू की गई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब इसके बाद अगर आगे बात करें इस योजना की, तो यहाँ पे जो इसमें राइटर ये बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो था उन्होंने वहाँ के लोगों ने 72% जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर था वहाँ 72% लोगों ने अपनी जेब से दिया। मतलब आप समझिए कि जो आंध्र प्रदेश का 1 साल का टोटल जो वहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र पे खर्चा हुआ, तो वहाँ पे जो 72% लोगों ने अपनी जेब से दिया। जबकि हिमाचल प्रदेश में क्या था, हिमाचल प्रदेश में बस लोगों ने 46% दिया। मतलब आपको राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है इस आर्टिकल में कि हर स्टेट का अलग अलग डेटा है, तो आपको पॉलिसी भी अलग अलग बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही में सबको जोड़ दो, क्योंकि जब देखो एक राज्य में लोग 46% अपने जेब से खर्च कर पा रहे हैं, जबकि एक राज्य में 72% 73 कर रहे हैं, तो वो राज्य के लोग ज़्यादा क्या है संपन्न है तो वो अपना उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं उठा सकते, तो वहाँ पे आप ज़्यादा उनको योजना में फ़ायदा दो। तो राइटर यही बोल रहे हैं, कंप्लीट यही आर्टिकल है इसके बारे में जो जितना मैं आपको ओवरव्यू दिया हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा लॉ एंड कंपेशन है। तो यहाँ पे देखिए लॉ एंड कंपेशन, तो इसमें ये बात की जा रही है अभी जो राजीव गांधी का जो हत्याकांड हुआ 1991 में, जो उनकी हत्या कर दी गई बम धमाके में, तो वहाँ पे एक जो पकड़े गए उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 आर्टिकल पहले उसका नाम डिस्कस किया था। उन्होंने डेथ बाय रो नामक बुक भी लिखी है, तो उनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो उनकी बात ये की जा रही है कि उन्हें 30 साल से बिना सबूत के, मतलब सीबीआई ने भी जांच की और सब ने जांच की, तो कोई भी प्रूफ नहीं निकल के आया कि इन्होंने बम बनाया था। उन्हें इसी मामले में पकड़ा गया उन लोगों को।
तो जब आपको पता है कि ये आदमी, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए ना। लेकिन आप उस आदमी को 30 साल से सोचो, आज तक वो जेल में बंद है, उसकी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है। तो जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने यह बोला भी कि देखिए सीन ये है कि वहाँ की जो सरकार है, तमिलनाडु सरकार, उन्होंने 2018 में उन्होंने फैसला दिया। 2018 में वहाँ की कैबिनेट ने बोला कि हम इन्हें, जो 7 लोग हैं, इनको क्षमादान देते हैं। तो फिर उन्होंने 2018 में आदेश जारी कर दिया कि इन्हें क्षमादान दिया जाएगा। फिर इसके बाद जब उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं हो, क्षमादान दे दो। लेकिन जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया, जो उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है, उन्होंने इन्हें क्षमादान देने वाला जो टर्म है 2018 से अभी तक लटकाए रखा है, जहाँ अब लगभग 3 साल होने वाले हैं। और वो बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे इसे कि सरकार जब बोली कि आप इसे राष्ट्रपति के पास क्यों, मतलब वो बोले कि हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मैं इस पर फैसला नहीं दे सकता। लेकिन जो राज्यपाल यही बोल रहे हैं कि मेरा इस पर अधिकार नहीं है, मैं इस पर फैसला नहीं दूंगा। फैसला देगा इस पर कौन? राष्ट्रपति देगा। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 171 तो कहता है, 161 कहता है कि आपके अंतर्गत ये सीमा है कि अगर किसी व्यक्ति को क्षमादान देना है, अगर राज्य की जो कैबिनेट है अगर वो डिसाइड कर लेती है किसे क्षमादान देना है, तो आपको वो अधिकार है कि आप इसको क्षमादान दे सकते हो। लेकिन आप इस फैसले को राष्ट्रपति के पास क्यों भेजना चाहते हो और इतने इनसे रोक क्यों रखा है? और राष्ट्रपति के लिए भी है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति को जो विधि के द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष, मतलब उसे ठहराया गया है, दोषी ठहराया गया है, तो उसे क्या दिया जा सकता है? उसे क्षमादान दिया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 72 और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 171। लेकिन जो है ये आनाकानी कर रहे हैं, जबकि ये सीबीआई और टाटा सब कुछ सबसे अलग है। मतलब इनके ऊपर न टाटा जो देशद्रोही का मुकदमा है वो भी चला, नहीं साबित हो पाया, न सीबीआई भी जांच की, वो भी नहीं मतलब कुछ कर पाई, कोई ऐसा सबूत ढूंढ पाए जिसपे इन लोगों को दोषी करार दिया जाए। बस इन्हें आईपीसी की धारा के अंतर्गत जेल में रखा गया है। तो जब आप किसी व्यक्ति को बिना दोष के जेल में रखते हो, तो क्या ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? उसके फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू राइट टू लाइफ, इस सब का हनन नहीं है जो मौलिक अधिकार है? तो जब उसका हनन है तो क्या एक मौलिक अधिकार से ऊपर आईपीसी हो जाता है? ये गलत बात है ना। आईपीसी जो है, कोई भी नियम कानून हो भारत का, वो मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता, बशर्ते राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सुरक्षा के मैटर को छोड़ करके। तो आईपीसी यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। राज्यपाल, अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ राज्यपाल जी हैं, इनका मोटिव यही है कि वो केंद्र के पक्ष में है और केंद्र सरकार इसे क्या करना चाहती है, या तो ये अपनी नीति पे चल रही है केंद्र सरकार, जीरो टॉलरेंस की नीति पे, कि हम क्या करेंगे आतंकवाद के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस, मतलब किसी भी आतंकवादी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मार डालेंगे, मतलब सबको फांसी लटका देंगे, उम्र कैद दे देंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार, दूसरे राइटर ये भी बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो आने वाला तमिलनाडु में इलेक्शन है उस समय इनको रिहा कर देगी और वहाँ की जनता से क्या ले लेगी? सहानुभूति ले लेगी और वहाँ पे इलेक्शन जीत सकती है। तो इसीलिए राइटर ये बोल रहे हैं कि आपको किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के इलेक्शन या ऐसी कुछ हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो आपको कानून के साथ करुणा का भी पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अपने वोट के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में जितने व्यक्तियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने लिख रखा है नीचे, आप इसे स्क्रॉल डाउन PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा पूरा, और पढ़ के समझ के इसमें जो मेन पॉइंट है उनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।